Assalamualaikum नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ खूबसूरत वाशिंगटन डीसी के तारीखी इलाका जॉर्ज टाउन से। वाशिंगटन डीसी आने वाले टूरिस्ट यहाँ ज़रूर आते हैं। अगर इस तारीखी इलाके के बारे में इन टूरिस्ट से राय ली जाए तो यकीनन यहाँ के रहने वालों से खासी मुख्तलिफ होगी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। वैसे अगर नहीं भी है तो कहने में क्या है, मजाक एक तरफ, ये एक हकीकत तो है कि कोई भी जगह या कोई भी इशू वहाँ रहने वालों या उससे मुतासिर लोगों को उससे बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है, जैसे दूर से या बाहर से देखने वालों को नज़र आता है। इसीलिए आज हम डाल रहे हैं कुछ शख्सियात और पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ पर एक नज़र बाहर से। आज के शो में हम देखते हैं कि जीवे जीवे पाकिस्तान के खाले की ग्रैंड डॉटर जब मिली अमेरिकन से, बलोचिस्तान में लापता किए गए अफराद का मसले में सच्चाई क्या है, पत्थरों से खेला जाने वाला एक खेल जो बलोच आज भी खेलते हैं, अमरीकियों को इंग्लिश पढ़ाने वाली एक पाकिस्तानी प्रोफेसर अपने सुरों से क्या काम लेना चाहती हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान। शायद आप जानते हो पाकिस्तान के लिए दुआओं से पुर ये नगमा लिखा था जमीलुद्दीन आली ने, लेकिन कभी आप मिले हैं उनकी सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर से? जी हाँ, वतन से मोहब्बत और टैलेंट इस खानदान के खून में शामिल है। खाला जमील एक मानी हुई फोटोग्राफर हैं और जैसे इनके नाना की शायरी ने की थी, खाला के फोटोग्राफी के टैलेंट ने सरहदें यूं पार की हैं कि आज पाकिस्तान की खूबसूरती को ग्लोबल लेवल पर सराहा जा रहा है। क्या आपने ह्यूमंस ऑफ कराची के बारे में सुना है? कैमरा पहली दफ़ा उठाया सेकेंड ईयर में इंडस वैली में। उसको पकड़ के फीलिंग ही अलग थी। पता था कि इसका साथ लंबा दौर होगा। एक्चुअली मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है हमारा। मेरे दादा एक पोइट हैं एंड उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान लिखा है, तो बहुत पेट्रियाटिक हैं। अम्मी पेंटिंग करती हैं, अब्बू एक्टिंग करते हैं, बहनें आर्टिस्ट हैं, सब इंडस के पढ़े हुए हैं, तो आर्ट तो हमेशा से ब्लड में था। A-levels के बाद इंडस वैली ज्वाइन किया कम्युनिकेशन डिज़ाइन में। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। टीचर्स बहुत अच्छे थे। नर्ड काफ़ी कहलाई इस दौरान में। स्टूडेंट काउंसिल में थी, हर इवेंट में ऑर्गेनाइज़र। फुल कॉलेज एक्सपीरियंस जितना हो सकता था मैंने किया। और फिर जब उसके बाद थीसिस का वक्त आया तो सोचा कि डिज़ाइन डिग्री है, फिल्म माइनर है, फोटोग्राफी का पैशन है, सबको मिला दो। एंड आई केम अप विद अ बुक। उसमें आई हाईलाइटेड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान। सक्सेसफुल हुई एज अ थीसिस प्रोजेक्ट, इसलिए इट गॉट पिक्ड अप अ ईयर लेटर बाय अ पब्लिशिंग हाउस एंड वो फुल ऑन लॉन्च हुई उसकी फिर पाकिस्तान में और दुबई में भी। तो वो बहुत अप्रिशिएट हुआ एंड उसके फ़ौरन बिल्कुल 10 दिन बाद आई लेफ्ट फॉर माई मास्टर्स। स्कॉलरशिप मिली थी फुलब्राइट, पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन, न्यूयॉर्क। वहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी के लिए गई थी। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। पहली दफ़ा अमेरिका आ रहे थे, कुछ पता नहीं था एज सच, अपार्टमेंट भी नहीं था। तो जब ढूंढने का वक्त आया तो एक मेरी जूइश फ्रेंड है और एक मेरी क्रिश्चियन फ्रेंड है, उन्होंने कहा हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। 2 मिनट भी नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा। हम लोगों ने कहा डिसाइड कर लिया कि हम लोग साथ रहेंगे एंड देन वी लिव टुगेदर फॉर 2 years। अमेरिका से वापस आने का वक्त हुआ। सो व्हेन आई मूव्ड बैक, सबसे पहले जो नाम मेरे माइंड में था वो था शर्मीन उबैद चिनॉय। वो मेरे रेडार पे काफ़ी पहले से थी एंड व्हेन आई गॉट बैक मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा आके मिलो मुझसे। एक उनका नॉन प्रॉफिट है जिसका नाम है सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान। शी आस्क्ड मी टू हेड द फोटो वीडियो एनिमेशन डिपार्टमेंट। अमेरिकन फोटोग्राफर हैं ब्रैंडन स्टैंटन। उनका प्रोजेक्ट है ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, वन स्ट्रीट पोर्ट्रेट एट अ टाइम, दैट्स द टैगलाइन। सो देन आफ्टर दैट एक इंटरनेशनल ट्रेंड शुरू हो गया। ह्यूमंस ऑफ फ्लोरेंस आ गया, ह्यूमंस ऑफ बीजिंग, ह्यूमंस ऑफ एक्सेट्रा। तो नो वन हैड टेकन कराची।
I immediately grabbed it. میں نے شرمین کو ای میل کی, میں نے کہا شرمین this is it, and she said go ahead, and the next day I was out. ناول گپ شپ سے بات شروع ہوتی ہے اور ان کی ایک پرسنالٹی, ان کی ایک سوچ, ان کا ایک خیال نکل آتا ہے, اور یہی خیال میں جو وہ 2-3 لائنوں میں ان کی تصویر کے ساتھ فورم پہ ڈال دیتی ہوں. We had no idea at that point that how popular Humans of Karachi would become. It was, I would say, explosive. And well, I had a lot more fun going out for the Humans of Karachi shoots and doing anything at CAP after that. جو باہر رہتے ہیں they were like, is this Karachi? This is the Karachi we want to see. اور جو یہاں کے جو ہے باہر چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں this is Karachi, this is what we've experienced, this is what we want the world to see, کہ یہ لوگ ہمارے ہیں, یہ ہمارا ان سے انٹریکشن رہا ہے. I think Khola's accomplishment was when Brandon Stanton himself left a message for her saying that he was quite proud of her. So I think that was Khola's biggest achievement. Almost 14,000 fans now, اور ابھی تک چل رہا ہے, and it's the best thing I've done since I got back. جو میرے اپ کمنگ شوز ہیں اس کے لیے مجھے تصویریں چاہیے تھے تاکہ میں پروموٹ کروں. ڈونٹ وری بی پاکستانی انگریزی میں ہے کامیڈی شو, مگر پاکستان کے بارے میں ہے. ساتھ کا فون آیا کہ یہ کانسیپٹ ہے, یہ شوٹ کرنی ہے. مجھے پتا تھا بہت مزہ آئے گا. I've worked with him before, اس لیے ایکسپیرینس رہا ہے, اور اس میں بہت انرجی ہے. اسے جو کہتی ہوں میں وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ فوٹوگرافر کا یہی کام ہے کہ وہ پوائنٹ کریں, کلک کریں. یہ نہیں ہے. جو 99% کام ہے فوٹوگرافر کا وہ بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے, آپ اس کو نہیں دیکھتے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ جب یہ فوٹوگرافس آئیں گے باہر, جب یہ فوٹوگرافس لوگ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کیا ہے اور یہ جو کمیڈین ہے یہ کیا کر رہا ہے پاکستان میں. فیوچر پلانز میں آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹریول. باہر کے فوٹو جرنلسٹ, فوٹوگرافرس کے ساتھ کام کرنا ہے. دنیا کے علاوہ آئی وانٹ ٹو ایکسپیرئنس پاکستان. ہیومنز آف کراچی اتنا پاپولر ہو گیا ہے. واٹ اباؤٹ ہیومنز آف ہنزا, واٹ اباؤٹ ہیومنز آف چترال. آئی وانٹ ٹو گو کور دیم ایز ویل, تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے. جتنا اپریشیٹ کریں کراچی کو, پورے پاکستان کو کریں. ویسے یہ کہانی دیکھ کر مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا پرسنالٹی ایک روکے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھہریے, ابھی تو شو شروع ہی ہوا ہے. اگر آپ بریک کے بعد واپس نہ آئیں تو مس کر دیں گے. یہ جو رکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں خرقہ. وہ جو لکڑی کو بنا کر رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں خرقہ. We'll be right back. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مبینہ طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے رشتہ داروں کو پریشانی ہے کہ ان کے پیاروں کو بےزیاب کرنے کی بجائے شدت پسند ظاہر کر کے مارا جا رہا ہے. یہ لاپتہ ہو جانے والے لوگ کون ہیں, ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے, اس بارے میں انسانی حقوق کے عالمبردار کیا رائے رکھتے ہیں, اور حکومت جو اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اس کا کیا کہنا ہے. ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی مرتضی زہری اس رپورٹ میں. میرے والد کی بازیابی کے لیے 15 سال قبل اس نوجوان کے والد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے لاپتہ ہوئے. وہ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر اپنے والد کی گمشدگی کی کہانی کچھ یوں بیان کرتے ہیں. رات کا وقت تھا تو ہم لوگ جو ہے اپنے والد کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ابھی ہمارا والد آ جائے. تو ہم لوگ انتظار کر کے صبح جب ہم لوگوں نے جو ہے اخبار دیکھا تو وہاں پہ اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ سریاب روڈ سے 2 افراد کو حکومتی اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس کی بازیابی کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ گئے. وہاں پہ ہم لوگوں کی کئی پیشیز ہوئے, لیکن وہاں سے جو ہے ہمیں انصاف نہیں ملا. لاپتہ کیے گئے افراد کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2015 کے دوران صوبے میں 463 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا.
تنظیم نے احتجاجی کیمپ کے ساتھ مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کوئٹہ سے کراچی اور وہاں سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ بھی کیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران یہ الزام عائد کیا کہ اب لاپتہ افراد کو بلوچ شدت پسند ظاہر کر کے مارا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 9000 افراد کو حراست میں لیا گیا، تاہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔ گو کہ حکومت اس بات کی پابند ہے کہ تحفظ پاکستان ایکٹ کے تحت گرفتار افراد کے بارے میں ان کے لواحقین کو آگاہی دی جائے۔ جو حالیہ آپریشن ہوا تھا کلات، جوان اور نرمک میں، تو وہاں سے جو ڈیڈ باڈیز لائے گئے تھے، حکومتی سطح پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھئی یہ بلوچ علیحدگی پسند ہے، لیکن ان میں سے جو 4 ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہوئی، ان کے لواحقین وہاں سے آئے ہمارے ساتھ، ہم لوگ گئے سول ہاسپٹل، تو وہ عام لوگ تھے، وہ باغ ناڑی سے ٹریول کر رہے تھے اپنی شہر منگشر کی طرف۔ طاہر حسین ایڈوکیٹ انسانی حقوق کمیشن بلوچستان چیپٹر کے سربراہ ہیں۔ ان کے پاس کلات آپریشن میں مارے جانے والے افراد کے حوالے سے یہ تفصیل تو موجود نہیں کہ یہ لاپتہ ہی ہیں، لیکن ان کے مطابق کسی بھی آپریشن میں عام شہریوں کی ہلاکت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آپریشن کے حوالے سے بھی ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دیکھیں اخبارات میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ آپریشن ہوا اور 34 لوگ مارے گئے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بے گناہ ہے، یہ گناہ گار ہوں گے، مگر گناہ گار کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا آئین پاکستان میں کہ اس کو پولیس گرفتار کرے گی، تفتیش کرے گی، تفتیش کے بعد چالان پیش کرے گی عدالت میں، اور عدالت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لیے سزا دیں یا جرم ثابت نہ ہونے کی بنا پر بری کر دیں۔ بلوچستان کی صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ فراری کیمپوں میں ہیں اور بعض خود ہی بیرون ملک چلے گئے ہیں، اس لیے ان کو لاپتہ افراد میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ سیلف ڈس اپیئرنس ہے، اور جب وہ سیلف ڈس اپیئر ہوتے ہیں اور اپنے نام مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، ہوتے وہ فراری کیمپس میں ہیں یا افغانستان میں ٹریننگ کیمپس میں ہوتے ہیں، تو ایسے میں جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جب وہ مارے جاتے ہیں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز میں، تو پھر اس کو نام دے دیتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز تھے یا یہ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے مطابق بلوچستان میں رواں سال 32 افراد کے لواحقین کی جانب سے درخواستیں اور تفصیلات موصول ہوئی ہیں۔ کمیشن کے مطابق بلوچستان میں لوگوں کی جبری گمشدگی میں کمی تو آئی ہے، مگر یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ کوئٹہ کی ہزارہ برادری سالوں سے اپنی پرانی روایتوں کو سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں۔ ان تاریخی روایتوں میں سے ایک ہے سنگ راگ۔ چاہے اس میں شامل ہونے والے بوڑھے ہوں یا نوجوان، سنگ راگ کا اس کمیونٹی کے رشتوں کو مضبوط بنانے میں ہاتھ ہے۔ سنگ راگ ہے کیا؟ دیکھیے اور جانیے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں۔ کوہ مردار کے دامن میں ہزارہ برادری کے بوڑھے اور جوان جمع ہیں۔ یہاں ایک قدیم کھیل سنگ رگ کا میچ جاری ہے۔ یہ کھیل صدیوں پرانا ہے، مگر یہ آج بھی ہزارہ برادری کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ سنگ رگ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پتھر پکڑنا ہے۔ 18ویں صدی میں جب ہزارہ قوم افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ آئی تو وہ تب سے یہاں پہاڑ کے دامن میں یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ محمد جمعہ نے یہ کھیل اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھا۔ ان کے مطابق اس کھیل میں 10 کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ یہ کھلاڑی لکڑی کے 4 انچ والے ٹکڑے پر پتھر سے نشانہ بازی کرتے ہیں۔ اگر نشانہ ٹھیک لکڑی پر لگے تو ٹیم کو 2 پوائنٹ ملتے ہیں، اور اگر نشانہ لکڑی کے قریب رہا تو 1 پوائنٹ۔ اس کا فیصلہ ایک منصف یا ریفری کرتا ہے۔ 5 آدمی ایک طرف، 5 آدمی ایک طرف۔ یہ جو ہے نا، وہ جو رکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں خرقہ۔ وہ جو لکڑی کے بنا ہوا رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں خرقہ۔ ہر ٹیم جو پہلے 10 اس کے بالکل نزدیک لگایا نشان، اگر اگر اس پہ لگے خرقے پر وہ 2 شمار ہوتے، اگر نہیں نزدیک لگے ہو تو 1 شمار ہوتے۔ پھر 10 ہو گیا، وہ ایک
गेम, एक बाजी होता है, बाजी बोलते हैं उसको। अब्दुल हकीम 25 साल तक संगरक खेलते रहे। वो अब खेल तो नहीं सकते, मगर शाम को संगरक देखने मैदान का रुख जरूर करते हैं। सबसे ज़्यादा खूबी ये कि जितना बुजुर्ग लोग जो काम काज नहीं कर सकता, जिनको जो है ना मतलब घर में भी सुबह से शाम तक नहीं रह सकता, और उनके लिए जो है ना बस हर दिन 3-4 बजे के बाद उनके लिए ये ठिकाना है, और इनके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ एक माहौल है। संगरक के पुराने खिलाड़ियों के मुताबिक इस खेल में जिस्मानी वर्जिश का भी एक बड़ा अंसर शामिल है। इसके खिलाड़ी हर वक्त तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। पत्थरों से निशानाबाजी का ये खेल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा तक ही महदूद है, और हज़ारा बिरादरी इस खेल को दीगर इलाकों तक मुतारिफ कराने की ख्वाहिशमंद है। खूबसूरत बलोचिस्तान से दो मुख्तलिफ एंगल की कहानियाँ। अमरीकी तारीख के एक अहम मुसलमान एम्बेसडर क्या कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएस टीको के बारे में। We had a lot with Pakistan. दरअसल उस वक्त पाकिस्तान और हमारे बीच बहुत कुछ चल रहा था। अफगान इशू था, अलकायदा का इशू था, फिर हमें पाकिस्तान की जरूरत थी। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। एम्बेसडर ज़ालमे खलीलजाद अमेरिका की जानिब से यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान और इराक में सफीर रह चुके हैं। 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों के बाद उन्होंने बुश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अफगानिस्तान के हवाले से अहम खिदमात सर अंजाम दी। उर्दू सर्विस के चीफ फैज़ रहमान ने अपने हफ्तावार शो कैफे डीसी में ज़ालमे खलीलजाद से जाना कि I'm very proud to have Ambassador Zalmay Khalilzad with us today in the studio, or actually at his office. Thank you, sir. Well, thank you. I really Thank appreciate you. your time. Well, thank you very much. Thanks for coming and look forward to the conversation. What went wrong? I mean, एम्बेसडर गलती कहाँ हुई? मेरा मतलब है कि अफगान जंग अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग बन चुकी है। ट्रिलियंस डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, बहुत सा खून बह चुका है, खित्ते में इसकी वजह से अबतरी फैली है, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक मुतासिर हुए हैं। आप एक ऐसे शख्स के तौर पर जो इस मुल्क में एक अहम पोजीशन पर काम कर चुका है, वहाँ अमेरिका की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? क्या आपको वहाँ होने वाली गलतियों पर कुछ मलाल है? First, the situation. अफगानिस्तान में आज सूरत हाल 11 सितंबर के मुकाबले में कहीं बेहतर है। आज वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि मुझे मायूसी है कि हम वहाँ मजीद कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्यों? सबसे बड़ा इशू मेरी राय में तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और उनकी वो पनाहगाहें हैं जो पाकिस्तान में उनको मुहैया की गई हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मसले के हल के लिए ताउन पर आमादा करने में किसी हिकमत अमली बनाने में नाकामी भी इसकी वजह बनी है। but again, reading the book, I also किताब पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि खुद आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ हिस्से आपसे इस बारे में मुत्तफिक नहीं थे, और आपकी कोलीग एम्बेसडर नैन्सी पावेल आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं थी कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था। वजीर खारजा पावेल ने आपको फ़ोन किया कि आप पाकिस्तान के बारे में बयानात देने बंद करें। तो आपकी इस सवाल को ऐसे उठाने की क्या वजह थी, और एडमिनिस्ट्रेशन के आपसे मुत्तफिक ना होने की क्या वजह थी? I think there is no question. मेरे ख्याल से अब इस बारे में कोई बहम नहीं रहा। यहाँ तक कि सेक्रेटरी खारजा पावेल, जिनसे मैंने ये किताब लिखने से पहले बात की थी, उन्होंने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान इस वक्त दोहरा खेल खेल रहा था, लेकिन इसका एहसास उन्हें मेरे बाद हुआ। मेरे ख्याल में अमरीकी इंतजामिया में मैं पहला शख्स था जिसने कहा कि एक पनाहगाह तैयार की जा रही थी। दरहकीकत ये इस्तिलाह सबसे पहले मैंने इस्तेमाल की थी। the Pakistanis hated for you that, I guess. They were very effective, and because we had a lot with Pakistan. दरअसल उस वक्त पाकिस्तान और हमारे बीच बहुत कुछ चल रहा था। अफगान इशू था, अलकायदा का इशू था, फिर हमें पाकिस्तान की जरूरत थी ताकि इसकी हदूद से गुजरकर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर हमले किए जा सकें। सप्लाईज वहाँ से गुजरती थी। That was my question. यही मेरा सवाल है कि आपकी अपनी तहरीर से, आपके लेक्चर से ये बात वाज़ेह होती है कि अफगानिस्तान और खित्ते में देर पा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है और रहेगा। ऐसे में क्या ये बात इस तरीके से खुल्लम खुल्ला कहते रहना ठीक था? क्या इससे कोई बेहतर तरीका ना था कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के करीब आ जाती? Of course, that's the failure that we... बिल्कुल, ये एक नाकामी रही है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। अमेरिका की पाकिस्तान पर पोजीशन का इर्तिका यूं हुआ कि हम में से कुछ को पाकिस्तान पर उस वक्त शक होना शुरू हुआ जब इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में तालिबान की दोबारा धड़ेबंदी की इत्तलात दी। शुरू में पाकिस्तान को करीब से ना जानने वालों ने गुमान किया कि शायद ये सब पाकिस्तान की हुकूमत की लाइलमी में हो रहा था। ये भी सोचा गया कि शायद ये हुकूमत के कुछ हिस्सों का काम था,
लेकिन मैंने उन्हें पाकिस्तान के बारे में अपनी मालूमात की बुनियाद पर कहा कि ऐसा मुमकिन न था कि किसी मदद और ट्रेनिंग के बगैर एक ग्रोह अमेरिका और अफगानिस्तान के खिलाफ जंग जारी रख सके, और ये भी मुमकिन न था कि जनरल मुशर्रफ को इस बारे में इल्म ना होता। इस पर सदर बुश ने मुझसे कहा कि अच्छा ज़ाल, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि सदर मुशर्रफ को फ़ोन करके तुम्हारी उनसे मुलाकात का बंदोबस्त कर दूँ। फिर मैं सदर मुशर्रफ से मिला और आजिज़ी के साथ उनसे पूछा कि वो क्या चीज़ थी जो उन्हें अफगानिस्तान के हवाले से परेशान कर रही थी। शायद मैं इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकता, लेकिन अफसोस हम इसे हल नहीं कर पाए, और आज ये मसला आज भी वैसे ही चला आ रहा है। मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के मसाइल की जड़ है, और इसने अफगान हुकूमतों, खास तौर से करज़ई हुकूमत के अमेरिका से ताल्लुकात को भी मुतासर किया है। Ambassador Khalilzad, it's been a great talk. Thank you. Absolutely. Thank you very much. तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना, पाकिस्तान का अपने मुफादात और अमेरिका और अफगानिस्तान की डिमांड्स को बैलेंस करना एक ऐसे पुल की तरह महसूस होते हैं जिसे अबूर करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकन को अमेरिका में इंग्लिश पढ़ाने वाली एक पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर फौजिया अफजल खान का कहना है कि उनका एक ख़ास टैलेंट इस चैलेंज के हल में मदद दे सकता है। चेक दिस आउट। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी डॉक्टर फौजिया का ताल्लुक तो तालीम के शोबे से है, लेकिन अपने जज्बात का इजहार करने के लिए वो मौसीकी को एक अहम जरिया समझती हैं। मेरा तो इस वतन के साथ बहुत प्यार भी है, और मैंने अपना काम अपनी पूरी ज़िंदगी करियर, हालांकि मेरा वहाँ पे मैं एक प्रोफेसर हूँ और वहीं पे रही हूँ पढ़ाई के बाद, पीएचडी के बाद, लेकिन मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कभी 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए आती रहती हूँ, और इसलिए मैं ये काम जो यहाँ करती हूँ फिर मैं वहाँ जाके अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को बताती हूँ कि भी पाकिस्तान के बारे में आपको इतना खौफज़दा हर वक्त नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फौजिया मौसीकी ही के ज़रिए पाकिस्तान और अमेरिका के आम शहरियों को एक दूसरे को समझने और करीब लाने की कोशिश में हैं। जो अमेरिकन हैं वो देख के खुश हों कि देखें हमारी औरतें और हमारे जो लोग हैं गाने वाले, म्यूज़िक से रखने वाले, वो बहुत हैं उनकी तादाद। उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम एक यानी कि बैनुल अक़वामी एक सतह पे किया हुआ है। और म्यूज़िक जो है ख़ास तौर पे मौसीकी, वो एक ऐसी ज़ुबान है जो चाहे आप उस लैंग्वेज को, ज़ुबान को समझें या ना समझें, लेकिन म्यूज़िक आपके और मेरे दिल को जाके एक रूह को तस्कीन देता है, एक रूह को टच करता है। उनका कहना है कि अमेरिका में पाकिस्तानी बहुत मुतहरिक हैं, और डॉक्टर फौजिया के बकौल अमेरिका के बारे में मनफी तासुर ज़ायल करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी जो आम लोग हैं वो बहुत खुले दिमाग के लोग हैं अमेरिकन, और वो चाहते हैं कि अगर किसी बारे में उनको नहीं पता या उनकी मालूमात में कुछ कमी है तो वो चाहते हैं कि हमारा इजाफा हो। वो खुश होते हैं ऐसी चीज़ें सुन के जो कि एक स्टीरियोटाइप के ख़िलाफ़ भी जाती हैं। तो उस तरह के लोग बहुत मौजूद हैं, और हम लोग पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ पे एक तो पाकिस्तान का भी नाम उजागर करने की हर वक्त कोशिशों में लगे रहते हैं। एंड ये था हमारा आज का शो। आप ज़रूर अपना फीडबैक भेजते रहिएगा हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करके। मैं हूँ आपके होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। अल्लाह हाफ़िज़।